Narendra Modi, the BJP chief for 2014 polls, is actually addressing his first campaign outside Gujarat, first rally outside Gujarat since his coronation. Let's listen into what he's saying. हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसे श्रीमान बलराम दास जी टंडन, वैसे ही हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय शांता कुमार जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई कमल जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय नेतागण और राष्ट्र की एकता का प्रतीक ऐसी इस पवित्र धरती पर पधारे हुए सभी देशभक्त भाई और बहनों, मैं आज यहां उत्तराखंड की धरती से पहुंचा हूं। वहां के संकट को, उस प्राकृतिक आपदा को मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन संकटों से बचकर के आए हुए लोगों से, उन खौफनाक कथाओं को सुना है, उनके दर्द को समझने की कोशिश की है। उत्तराखंड का यह संकट इतना भयानक है। हजारों यात्री जिन्होंने अपने जान गंवाने पड़े हैं, अपने परिवार के स्वजन खोने पड़े हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के नागरिकों को भी बहुत ही गंभीर नुकसान हुआ। गांव के गांव उजड़ गए हैं। घोड़े चलाने वाले लोग, गरीब, जल में समा गए हैं। मैं उन सभी मृतात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं और मैं उत्तराखंड वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि यह देश सेवा की संस्कृति से पला बढ़ा हुआ है। यह देश उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा और उत्तराखंड की आपत्ति में से उत्तराखंड को बाहर निकालने के लिए यह देश कोई कमी नहीं रखेगा। ये मैं उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 60वां बलिदान दिवस है। आजाद हिंदुस्तान के वे पहले शहीद थे जिन्होंने भारत की एकता के लिए बलिदान दिया था। यह देश एक हो, यह देश अखंड हो, यह देश एक रहे, यह देश श्रेष्ठ रहे, उन सपनों को पूरा करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। भाइयों बहनों, इस देश के कांग्रेस के शासन की एक विशेषता रही है कि वे हिंदुस्तान की आजादी के, हिंदुस्तान के निर्माण में कितना ही किसी ने योगदान किया हो, कांग्रेस इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी बादल साहब बता रहे थे,
अंडमान निकोबार की जेल में कितने पंजाब के नौजवानों ने अपनी जवानी खपा दी थी। देश की आजादी के लिए भगत सिंह समेत कितने महापुरुषों ने फांसी के फंदे पर लटक करके इस देश को आजादी दिलाई थी। लेकिन इस देश के किसी भी व्यक्ति के बलिदान को कांग्रेस बलिदान मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी भुला देने के भरपूर प्रयास हुए और आज भी एक सवाल वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता जी ने उस समय पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि मेरे बेटे का मौत ये हत्या है। हिंदुस्तान की सरकार जांच करे किस हालत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई। लेकिन पंडित नेहरू जी की सरकार ने, दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार ने अपने बेटे को गंवाने वाली उस मां के आंसू को, उस दर्द को, उस पीड़ा को समझने की परवाह नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया था आयु सिर्फ 51 वर्ष थी और उसके पहले कभी भी उनके स्वास्थ्य की बीमारी की शिकायत इस देश ने सुनी नहीं थी। 51 वर्ष की आयु में डॉक्टर मुखर्जी शेख अब्दुल्ला जी की सरकार की जेल में है और सिर्फ 1.25 महीने के भीतर उनकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता को सत्य नहीं बताया जाता है, वो सवाल या निशान आज भी खड़ा है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान किस बात के लिया था? देश की एकता के लिए दिया था। आज भी देश के सामने हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने वाले सारी शक्तियां विदेशों से प्रेरणा लेकर के, सहाय लेकर के हमारे इस देश को तोड़ने के लिए तुले हुए हैं। और वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सरकार देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा देने में विफल हो गई है। देश की एकता पर हमेशा संकट मंडराते रहते हैं, ये उनकी नाकामी का निशानी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान की पहली सरकार में मंत्री थे, सरदार पटेल मंत्री थे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मंत्री थे। और मित्रों, आज मैं एक बड़ा गंभीर बात बताना चाहता हूं। उस समय की हिंदुस्तान की पहली सरकार में अगर कोई स्वतंत्र आवाज थी तो इन 3 महापुरुषों की थी। पंडित नेहरू की जो सोच थी, उस सोच के सामने सत्य उजागर का सामर्थ्य इन 3 महापुरुषों में हुआ करता था। और पंडित नेहरू को ये तीनों महापुरुष पसंद नहीं थे। और जब सरदार पटेल में छोड़ के चले गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो गया, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने मंत्री पद छोड़ दिया, उस समय की सरकार निरंकुश हो गई। कांग्रेस का निरंकुश होने का बीज उसी समय बोया गया था। अगर ये 3 महापुरुष लंबे अरसे तक रहते तो शायद कांग्रेस को निरंकुश होकर के देश को तबाह करने की जो आदत लग गई है, वो आदत शायद न लगती। इतना बड़ा नुकसान इन 3 महापुरुषों के जाने से हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के उद्योग मंत्री थे और कितने तेजस्वी थे। 32-33 साल की आयु में वो कलकत्ता की ख्यातनाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। वो उतने तेजस्वी थे कि उन्होंने
हिंदुस्तान के औद्योगिक विकास की, उसमें भी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पीएसयूज, उसके विषय में जो उस समय पॉलिसी बनाई थी, जो अवधारणा रखी थी, वो अवधारणा आज भी मूल धारा के रूप में हिंदुस्तान की विकास यात्रा में चल रही है। ये काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाता पठानकोट के साथ एक और कारण से भी है। यहां पर आकर के सत्याग्रह करके देश की एकता की आवाज बुलंद की थी, लेकिन वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उद्योग मंत्री थे और उस समय रेलवे के डिब्बों में परिवर्तन लाया गया था, तीसरे दर्जे के रेलवे के डिब्बे में, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली से पठानकोट रेलवे के तीसरे दर्जे में सफर करके ये डिब्बे में क्या कमियां हैं, क्या सुविधाएं हो सकती हैं, खुद दौरा करके जांच करके हिंदुस्तान के रेलवे के डिब्बों में सुधार करने का संकल्प प्रकट किया। और वो पठानकोट आए थे, दिल्ली से निकल करके पठानकोट आए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की एकता के लिए जैसे बलिदान दिया, उसी प्रकार से वो मानव सेवा के काम में भी रत रहते थे। 1943 कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर, और तब संयुक्त बंगाल था, भूखमरी का एक बहुत बड़ा संकट आया था। 50 लाख से अधिक लोग भूखमरी के शिकार हुए थे। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के उन पीड़ितों की सेवा करना, उनके जीवन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सेवा यज्ञ चलाया था और उसकी कीर्ति पूरे बंगाल में फैली हुई थी। आज जब हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 60वें बलिदान का स्मरण कर रहे हैं तब, और उत्तराखंड की आपदा हमारे सामने है तब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के रास्ते पर चलने वाले हम सबका दायित्व बनता है कि जैसे 1943 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के पीड़ितों की सेवा की थी, हम भी उत्तराखंड के पीड़ितों की सेवा करने का आज संकल्प करेंगे। हम भी उनके लिए जो कर सकते हैं और करेंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली की मैं कांग्रेस सरकार के लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के इस देश में एक महापुरुष थे जो देश की एकता के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया था। भाइयों बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भव्य भारत के सपनों को देखते हुए हमेशा शिक्षा पर बल देते थे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, आजाद हिंदुस्तान में हमने ऐसी यूनिवर्सिटियों का निर्माण करना होगा जो यूनिवर्सिटी राष्ट्र चेतना के केंद्र बने, राष्ट्र के विकास की धारा को बहाने वाले बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी शिक्षा की व्यवस्था को इस प्रकार से कर दिया, आज देश का नौजवान बेरोजगार है। भाइयों बहनों, स्वयं दिल्ली सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, अटल जी की सरकार के समय जितनी रोजगारी की संभावनाएं थी, जितने नौजवानों को रोजगार मिला था, पिछले 2 सरकारें इनकी यूपीए की चली, यूपीए 1, यूपीए 2, अटल जी के समय में जितने रोजगार मिले थे उससे आधे रोजगार भी नौजवानों को ये दिल्ली की सरकार नहीं दे पाई है। भाइयों बहनों, देश के नौजवानों को शिक्षा चाहिए, देश के नौजवान को रोजगार चाहिए। देश का नौजवान राष्ट्र के विकास में अपने आप को जोड़ना चाहता है, लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार जिसे हिंदुस्तान के नौजवानों के भविष्य की परवाह नहीं है, हिंदुस्तान के नौजवानों के विकास की चिंता नहीं है। और तब जाकर के भाइयों बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संदेश दिया था कि हमारी यूनिवर्सिटियां
राष्ट्र चेतना का केंद्र बने, राष्ट्र निर्माण की एक नई धारा खड़ी करें, उस काम को पुनर्जीवित करने की समय की मांग है भाइयों बहनों। कश्मीर के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात को लेकर के लड़ाई लड़े थे कि इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। उस बात के लिए श्यामा प्रसाद जी बलि चढ़ गए। लेकिन मुझे कभी कभी विचार आता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि इस देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लेकिन उनके 60 साल के बलिदान के बाद देखा जा रहा है कि दिल्ली में इन दिनों 2 प्रधान चल रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है सच्चा प्रधान कौन है, पता ही नहीं चल रहा है। और इसलिए श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था 2 प्रधानों से देश मुक्त कराओ, कश्मीर मुक्त कराओ, आज हमारा भी सपना होना चाहिए। ये 2 प्रधान देश चला रहे हैं, देश को तबाह किया है, उनसे भी देश को मुक्ति दिलाते हैं। मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुशलता के साथ देश को जोड़ा, देश को एक किया। लेकिन कश्मीर के सवाल पे पंडित नेहरू के रूख के कारण आज भी नए नए संकट छाए जा रहे हैं। एक आशा बंधी थी अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में। कश्मीर के गांव पर मरहम लगाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। एक नए युग के आरंभ की आशा बंधी थी। ममता से, प्यार से, भाईचारे से, शांति से, संवाद से, विश्वास से, विकास से कश्मीर के लोगों के दिल जीतने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और इसका कोई इंकार नहीं कर सकता है। और जब पाकिस्तान के लोगों को लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रकार से कश्मीर के गांवों को मरहम लगा रहे हैं, तो पाकिस्तान की सारी राजनीति ही नाकाम हो जाएगी। यह अच्छी बात थी कि उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान नवाज शरीफ वाजपेयी जी की कश्मीर के संबंध में जो नीति थी और जिस प्रकार से वाजपेयी जी कश्मीर के लोगों के घावों को मरहम लगा करके एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे थे, नवाज शरीफ के साथ वार्ता चल रही थी, तब वहीं के कुछ लोगों ने उनको कश्मीर का भला नहीं करना था, कश्मीर के नौजवानों का भला नहीं करना था। वाजपेयी जैसे नेता कश्मीर के दिलों की धड़कन बन जाए, ये उनको मंजूर नहीं था और इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके कारगिल किया था और उस पूरी यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की थी, संकट पैदा करने की कोशिश की थी। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर 2004 में फिर एक बार वाजपेयी जी की सरकार बनी होती तो कश्मीर के घाव भरने में सफलता मिली होती, कश्मीर के पंडितों को न्याय मिलता, जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख, इन तीनों के बीच में अपने पराये का जो भेद है वो भेद भी मिट जाता, लद्दाख का भी विकास होता, जम्मू का भी विकास होता, कश्मीर घाटी का भी विकास होता। अगर वाजपेयी जी की सरकार 2004 में एक बार फिर बनी होती तो मैं विश्वास से कहता हूं भाइयों बहनों, आज मेरे कश्मीर के पंडितों के जो हाल है वो हाल न रहे होते और उनको भी न्याय मिलता, उनको सम्मान मिलता, उनके अधिकारों की रक्षा हुई होती। अगर वाजपेयी जी की सरकार एक बार और बनी होती तो आज कश्मीर का नौजवान जो रोजी रोटी के लिए भटक रहा है,
निराश हो चुका है। सारे हिंदुस्तान के नौजवान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर का नौजवान भी कदम से कदम मिला करके हिंदुस्तान के नौजवानों की तरह वो भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सत्ता के सुख में, नशे में चूर राजनेताओं को कश्मीर के युवाओं की भी परवाह नहीं है। उसकी शिक्षा की चिंता नहीं है, उसकी रोजी रोटी की चिंता नहीं है। मैं आज एक अखबार में पढ़ रहा था, कश्मीर घाटी की 300 लड़कियां, कश्मीर घाटी की 300 कन्याएं राजस्थान में कोटा में जाकर के कोचिंग ले रही है। उनके मन में सपने हैं, देश के विकास में वो हिस्सेदार बनना चाहती हैं, वो इंजीनियर बनना चाहती हैं, वो आईएएस अफसर बनना चाहती हैं, वो जीवन को प्रगति की नई दिशाओं को पार करना चाहती हैं। कश्मीर घाटी की ठंडी वादियों को छोड़ करके कोटा की गर्मी में जाकर के वो पढ़ने के लिए कोशिश कर रही है। यह दिखाती है कि कश्मीर घाटी का नौजवान विकास की यात्रा में जुड़ना चाहता है, उसको शांति का रास्ते पर आने का इरादा है। भाइयों बहनों, बम, बंदूक और पिस्तौल से रक्त तो बह सकता है, भाइयों बहनों, बम, बंदूक और पिस्तौल से किसी को मौत के घाट तो उतार दिया जा सकता है, लेकिन खुद की जिंदगी में कुछ नहीं पाया जा सकता। समय की मांग है, शांति, एकता, सद्भावना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मंत्र था, उसको हम आगे बढ़ाएं। समय की मांग है एक नई आशा को लेकर के आगे बढ़ने की। और एक बात निश्चित है मित्रों, देश के नौजवान एक नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ विकास के राह पर चलने के लिए लालायित हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के समय उन्हीं की मूर्ति की प्रतिमा के पास खड़ा हूं, तब उनके आशीर्वाद लेकर के मैं कश्मीर के नौजवानों से कहता हूं, आइए शिक्षा में, विकास में, प्रोफेशंस में अपने जीवन को जोड़िए। आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा। और समय की मांग है, कश्मीर के गांवों को मरहम भरने का काम जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था, कश्मीर के पंडितों को न्याय दिलाने का काम जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनके संतुलित विकास का सपना जो वाजपेयी जी ने देखा था, जो पूरा सपना आज चूर चूर होकर के रह गया है। हम सबका जिम्मा है कि वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था उससे हमें आगे बढ़ाना है और से और आगे ले जाना है। और कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान एक भी हो, हिंदुस्तान नेक भी हो, हिंदुस्तान सामर्थ्यवान भी हो, ये सपनों को हमने पूरा करना है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप जवाब दीजिए देश को, क्या किया आपने? सरबजीत को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या किया प्रधानमंत्री आपने? हमारी सेना के जवान उनके सर काट करके दुश्मन ले जाएं और 1 महीने के भीतर भीतर आपकी सरकार चिकन बिरयानी के भोजनों के साथ जयपुर के अंदर मीटिंग करे, और तब जाकर के सवाल उठता है कि आप देश के लिए क्या सोचते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या सोचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं मित्रों, पुरुलिया के अंदर विदेशियों ने आकर के विमान से शस्त्र फेंके थे, ढेर सारे शस्त्रों का जखीरा पुरुलिया के अंदर फेंका गया था। वो इस देश को तोड़ने वाले तत्वों के लिए था। इतने साल हो गए,
आज भी पुरलिया में शस्त्र फेंकने वाले लोग विदेशों में मौज कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ऊंची आवाज से बोल भी नहीं पा रही है। प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है, आपने केरल के अंदर हमारे मछुआरों को मच्छी पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर अपना व्यापार करने वाले लोग, मजदूरी करके मछुआरी करके जिंदगी जीने वाले गरीब मछुआरों को इटली के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया गया और आपकी सरकार इटली से उन गुनहगारों को लाने में असमर्थ रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और इटली के हाई कमिश्नर को जेल में बंद करने की नौबत आई, तब जाकर के उन गुनहगारों को लाना पड़ा। क्या कैसे चला रहे हो सरकार? जिस भूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया हो, देश के सामर्थ्य के लिए, देश की एकता के लिए, देश के शौर्य के लिए, उस देश की सुरक्षा का यह हाल आपने करके रखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपका भविष्य कतई इस कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं है। भाइयों बहनों, अगर देश सुरक्षित नहीं है, देश का सामान्य जन सुरक्षित नहीं है, तो देश विकास की राह पर कैसे चल पाएगा? देश के नौजवानों का भाग्य क्या होगा? और अगर यही हवा चल पड़ी कि गलत रास्तों से जिंदगी गुजारे बिना चारा नहीं है और देश का नौजवान उस पर मोड़ गया, तो हिंदुस्तान को कौन बचा पाएगा? भाइयों बहनों, समय से पहले जागने की जरूरत है। वैसे बहुत नुकसान हो चुका है, अब इस देश को हम और संकट में नहीं डाल सकते। इस देश के नौजवानों के भविष्य को हम रोक नहीं सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपको, मैं देशवासियों से प्रार्थना कर रहा हूं, भारत के भविष्य के लिए, भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए हमने बड़े विश्वास के साथ उन सारे संकटों से उभरना है, तो कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण का सपना देखना होगा। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने कुछ समय पहले यूपीए सरकार ने अरबों खरबों रुपया खर्च करके टीवी पर एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन का पूरा तूफान खड़ा कर दिया था। कहीं पर भी टीवी चालू करो, हर 10 मिनट में भारत सरकार की वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती थी। लेकिन पिछले 10 दिन से वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना बंद कर दिया है। क्यों? कारण मालूम है? उनकी एडवर्टाइजमेंट थी, भारत के निर्माण पे हक है मेरा। मैंने कहा, तुम कह रहे हो हक है मेरा, हमें सुनाई देता है शक है मेरा। भारत के निर्माण पे शक है मेरा। और जब मैंने ये कहा कि भारत के निर्माण पे शक है मेरा, तो यूपीए सरकार को भी शक होने लगा और उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दिया। इस देश को शक हो रहा है आपके हर कारनामों पर। अरबों खरबों रुपये उनके बेकार चले गए। उनकी हिम्मत नहीं है कि फिर से देश के सामने जाकर के उस एडवर्टाइजमेंट को फिर से दिखाएं। देश की जनता को कांग्रेस के मित्र जवाब दें। ये कौन सा शक पैदा हुआ कि आपको आपकी खुद की एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ करनी पड़ी है? मित्रों, इन दिनों कांग्रेस पार्टी और रुपये के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं। कौन नीचे गिरता है, उसकी स्पर्धा चल रही है। हर दिन या तो रुपया नीचे गिरता है, तो दूसरे दिन कांग्रेस की इज्जत नीचे गिरती है।
एक दिन डॉलर के सामने रुपया नीचे गिरता है तो दूसरे दिन कांग्रेस की इज्जत नीचे गिर रही है। ये रुपया और कांग्रेस दोनों गिरने की स्पर्धा में लगे हुए हैं और देश गिरता चला जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, देश बर्बाद होता जा रहा है और इसलिए समय की मांग है। भाइयों बहनों, बादल साहब बता रहे थे कि वो गुजरात की गीर का दूध पीते हैं। पंजाब के साथ हमारा खून का नाता है, हमारा खून का रिश्ता है। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारे की बात कही थी, उन पंच प्यारों में जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का नौजवान था जिसने गुरु गोविंद सिंह के आदेश पर बलि चढ़ने का फैसला किया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में गुजरात है तो वो गुजरात आज भी आपका है, वो गुजरात आज भी पंजाब के साथ है, वो पंजाब आज भी गुजरात के साथ है। मेरा और आपका खून का रिश्ता है। भाइयों बहना, मेरे राजनीतिक विकास यात्रा में इस भूमि का विशेष रोल रहा है। और आज जब मैं बादल साहब के पास खड़ा हूं, शांता कुमार जी के पास खड़ा हूं, आदरणीय टंडन जी के पास खड़ा हूं, तो सार्वजनिक रूप से इस बात को गर्व से कहने का मुझे उचित लगता है। इसलिए मेरे मन की एक बात मैं बताता हूं। 1995 मैं गुजरात छोड़ करके चंडीगढ़ आया, पंचकुला में रहता था, 6 साल यहां रहा और उस समय मैं हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इस सारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभारी के नाते काम देखता था। हमारे वरिष्ठ नेता शांता कुमार जी, हिमाचल में मुझे उनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखना मिला, मुझे एक नई समझ मिली, मुझे नई समस्याओं को समझने का अवसर मिला। मैं पंजाब में बादल साहब की उंगली पकड़ करके काम करता था। बादल साहब ने मुझे एक पिता की तरह प्रेम दिया था और साथी दलों के साथ कैसे काम करना, इसकी शिक्षा दीक्षा मुझे बादल साहब ने दी थी, टंडन साहब ने दी थी। उस समय मैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था, अटल जी की सरकार थी और उस समय जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनी वो फारूक अब्दुल्ला जी की थी और वो एनडीए के साथ थे और उसके कारण मुझे बहुत समय तक स्वयं फारूक अब्दुल्ला के साथ काम करने का अवसर मिला था। हरियाणा में मुझे 2 दिग्गज नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला था। एक तरफ थे हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता देवीलाल जी, उनके पास बैठ करके मैंने उस सालों में काम किया था, और दूसरे थे चौधरी बंसीलाल जी। देवीलाल जी के परिवार के साथ काम करने का अवसर मिला, मुझे चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के साथ काम करने का अवसर मिला। और एक प्रकार से जब मैं गुजरात में काम करता था, नई नई राजनीति में आया था और मुझे सबसे पहले एक संयुक्त सरकार में काम करने का अवसर आया एक संगठन के नाते, और उस समय मैं चिमन भाई पटेल की सरकार में, हम छोटे पार्टनर थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों को जोड़ने का काम अगर सबसे पहले किसी ने शुरू किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जनसंघ एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़ रही थी। उस समय कांग्रेस का ही बोलबाला था। ऐसी स्थिति में भी जनसंघ के 3 लोग चुन करके आए थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी और 2 और लोग चुन करके आए। लेकिन पार्लियामेंट में सबसे पहले, हिंदुस्तान में पहली पार्लियामेंट में एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और 35 एमपी का एक मोर्चा बनाया था जिसने कांग्रेस के कारनामों को खुला करने का काम पहली पार्लियामेंट में किया। ये बीज बोए थे और हम भी आपातकाल आया,
जनसंघ को बलि चढ़ाना पड़ा, चढ़ा दिया, लेकिन देश में लोकतंत्र की प्रस्थापना करना, यह हमारा चरित्र रहा है, ये हमारे संस्कार रहे हैं। हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम दलों को भी जोड़ते हैं, हम दिलों को भी जोड़ते हैं, और वो जोड़ करके आगे चलने वाले लोग। हम देश हित से समाधान नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति पर समाधान नहीं करते, हम दल को भी जोड़ेंगे, दिलों को भी जोड़ेंगे, ताकि हमारा देश आबाद हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को हम साकार करें, इस काम को लेकर के हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना, और मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, बादल साहब हर बार गुजरात का जिक्र करते हैं, उनके मंत्रियों को भी कहते रहते हैं कि जरा जाओ गुजरात देख के आओ, आते भी हैं मंत्री सारे। जिसको भी विकास में रस है, ये सारे लोग आज गुजरात की चर्चा करते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात आज जो कुछ भी विकास कर रहा है, इससे एक विश्वास देश में पैदा हुआ है। यही नागरिक देश के, यही सरकारें, यही मुलाजिम, यही पॉलिटिकल पार्टियां, यही कानून, यही नियम, उसके बावजूद भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात उसके लिए एक उत्तम उदाहरण है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों बहनों, ये देश आगे बढ़ने के हर शक्ति से भरा हुआ है। 65% नौजवान 35 से कम आयु के हैं। वे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अवसर चाहिए। अगर मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, नौजवानों को अवसर मिला, तो यह हमारे हिंदुस्तान को पिछले 60 साल में जितनी ऊंचाई प्राप्त नहीं हुई, इससे अनेक गुना ऊंचाई ये हमारे नौजवान हिंदुस्तान को दे सकते हैं। ये सामर्थ्य उनमें पड़ा है। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है, देश की एकता को प्राथमिकता देना है, देश में सद्भावना का माहौल बनाने का मंत्र जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। और इसी के साथ हम आगे बढ़े। आज 23 जून, इस महापुरुष के बलिदान दिवस पर उनके चरणों में सर झुकाने का मुझे अवसर मिला। बादल साहब स्वयं यहां आए और मुझे भरपूर आशीर्वाद दिए। मैं बादल साहब का बहुत आभारी हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब इकाई, जम्मू कश्मीर इकाई का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने देश के कोटि कोटि लोगों के सपनों को साकार करने के लिए फिर एक बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदेश को घर घर पहुंचाने का संकल्प किया है। मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं पंजाब की जनता का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि मेरे लालन पालन में इस धरती का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर एक बार बोलेंगे मेरे साथ, पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज कश्मीर की घाटियों में भी सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी।